चलिए बच्चों, इकोनॉमिक्स का लेक्चर शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। ध्यान से समझो, चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब भारत की आज़ादी के समय भारत की इकोनॉमी की स्थिति क्या थी, ये अपन बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना सारे बच्चों। अभी तक अब इसमें दो चीज़ों पर बात कर चुके हैं। पहली चीज एग्रीकल्चरल सेक्टर की स्थिति क्या है, इसके 4 पॉइंट हैं जिसके आधार पर अपन ने पता लगाया कि जब इंडिया आज़ाद हुआ उस समय एग्रीकल्चरल सेक्टर की स्थिति बहुत खराब थी। बेटा फोटो ग्रुप पर भेजेंगे सवाल का, तब जब आप सॉल्यूशन भेजोगे। ध्रुव, आपका सॉल्यूशन आने के बाद भेजेंगे बेटा। ध्रुव, है ना, 4 पॉइंट थे, कल अपन परसों पढ़े थे। फिर जब भारत आजाद हुआ उस समय जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी स्थिति क्या थी, जो हमारे उद्योग धंधे थे, इंडस्ट्रीज थी, उसकी स्थिति जब भारत आजाद हुआ क्या थी, वो भी खराब थी, हमें पता है। उसके खराब होने के 5 कारण है ना, 5 कारण पर अपन ने बात करी थी कल, ये हम कल पढ़ चुके हैं। बेटा ये पूरा डिटेल में ट्री बना दूंगा मैं सैटरडे को, ना सैटरडे को रिवीजन होता है तब, ठीक है। अभी पूरा डिटेल में नहीं बना, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति खराब, कारण 4। इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति खराब, कारण 5। आज हम देखेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय हमारा फॉरेन ट्रेड जो था उसकी स्थिति क्या थी। पहले उस पर बात करें कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय विदेशों के साथ व्यापार जो हमारा था ना, फॉरेन कंट्रीज के साथ जो इंडिया का ट्रेड चलता था उसकी स्थिति क्या थी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे। इसके बेटा 3 पॉइंट है मेन, ध्यान से समझना, जिसके आधार पर जब भारत आज़ाद हुआ उस समय फॉरेन ट्रेड की पोजीशन का पता हमें चलेगा, ठीक है। एक पॉइंट है कि उस समय भारत जो था एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड importer of finished goods। दूसरा, भारत के फॉरेन ट्रेड पर मोनोपोली कंट्रोल था ऑफ ब्रिटिश। और तीसरा, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश। इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है कि ये दोनों बातें पढ़ते समय तो अपन ने ये बात करी कि भाई एग्रीकल्चरल सेक्टर की स्थिति खराब थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति खराब थी, फॉरेन ट्रेड
की स्थिति क्या थी, ये जब हम पढ़ रहे हैं तो फॉरेन ट्रेड की स्थिति खराब थी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। उस समय फॉरेन ट्रेड जो इंडिया से होता था, बराबर है, वो तय है कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होता था, बराबर, तो पूरे उनके कंट्रोल में होता था और उनके फायदे में जो था उस तरह से वो फॉरेन ट्रेड करवाते थे। ब्रिटिशर्स के फायदे में जो था उसके अकॉर्डिंग वो इंडिया से फॉरेन ट्रेड की परमिशन देना या न देना के बारे में सोचते थे। ऐसा नहीं बोल रहे कि फॉरेन ट्रेड की स्थिति खराब थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि इंडिपेंडेंस के समय, मतलब जब ब्रिटिशर्स का रूल था उस समय भारत एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब होते हैं बेटा, प्राइमरी प्रोडक्ट्स उसको कहते हैं जो सीधे या तो जमीन से उगाए जाते हैं और सीधे जो जमीन से उगकर जो चीज आती है वो, या फॉरेस्ट से क्या बोलते हैं, जंगलों से जो निकाली जाए सीधे वो सारी चीजें, वो प्राइमरी प्रोडक्ट कहलाता है ना। तो पिछले साल अपन ने पढ़ा है पूरा। तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स के तो हम क्या थे, एक्सपोर्टर, अपन ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। और फिनिश गुड्स के क्या थे, हम इम्पोर्टर। मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट्स के रूप में जो खेती से प्रोडक्ट आते थे जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल हुआ करते थे, वो तो यहां से होता था एक्सपोर्ट। और बराबर है, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट बनते थे, फिनिश गुड्स जो बनके तैयार होते थे, वो यहां पर होते थे इंपोर्ट। आप एक उदाहरण से समझ लो कि जैसे कॉटन यहां से जा रहा है, मतलब कपास यहां से जा रहा है, कपास सीधे जमीन से निकला, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्ट, वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज आएगा ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में, और वहां से कपड़ा बनकर यहाँ आ रहा, कपड़ा इज फिनिश गुड्स, वो यहाँ इंपोर्ट होता है। एक और उदाहरण समझ सकते हो कि गन्ना यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, गन्ना खेतों से निकला एक्सपोर्ट हो गया, और शक्कर वहां से यहाँ आ रही है, शुगर आ रही है वहां से। तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स तो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करते थे, मतलब इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का। बोलो, पॉइंट समझ में आए हैं? पहला पॉइंट समझ में आया बच्चों, है ना। मतलब फॉरेन ट्रेड इस तरह से चलता था, प्राइमरी प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे और फिनिश गुड्स वहां से इंपोर्ट हम कर, ठीक है। चलिए, अब इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, बुक से पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान देंगे। इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सब प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं जो सीधे खेती से निकलते हैं। इनका तो हम क्या करते थे बेटा, एक्सपोर्ट करते थे। एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स, मतलब कॉटन के, सिल्क के और वुलन के, कॉटन यहाँ से गया, वूल यहाँ से गया, और उसके क्लॉथ्स वहां से आ गए, है ना। इस कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनें वगैरह जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में बनती थी, वो यहाँ हम इंपोर्ट करते। मतलब कुछ फॉरेन ट्रेड की स्थिति खराब अच्छी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। फॉरेन ट्रेड कैसे होता था वो बता रहे, है ना। अब यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है और वहां से फिनिश गुड्स आ रहे हैं, बराबर है। अब ब्रिटिशर्स जानबूझकर ऐसा क्यों करते थे, वो अपन ने पहले पढ़ा है कि रॉ मटेरियल, उनकी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी, तो यहाँ के सारे किसानों को उन्होंने लगा दिया कि भाई आप क्या करो, कमर्शियल क्रॉप पैदा करो, ठीक है, फूड क्रॉप की जगह, अपन ने पहले पढ़ा है। तो सारा कमर्शियल क्रॉप्स यहाँ के जमीनों में, खेतों में उगता, वो रॉ मटेरियल के रूप में वहां जाता सस्ता, और वहां से फिनिश गुड्स यहाँ आ जाता। बात समझ में आ गई? ये होता था, एक जेब में हमारे पैसा देता और दूसरे जेब से हमारा पैसा ज्यादा निकाल लेते थे, ये तरीका था, ठीक है। सेकंड बेटा, मैं अंडरलाइन नहीं करवा रहा क्योंकि अंडरलाइन आपको जो पीडीएफ दी है मैं उसमें की हुई है, जल्दी बोलो, थंब इंप्रेशन से बताओ, है ना। तो मैं अंडरलाइन नहीं करवा रहा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
अगला है मोनोपोली कंट्रोल ओवर ऑफ ब्रिटिश। ध्यान से सुनना बेटा। चूंकि भारत पर शासन उनका चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इंडिया पर उनका था, कंट्रोल उनका था, तो उन्होंने क्या करा था कि पूरे फॉरेन ट्रेड पर उनकी मोनोपोली कर दी। मतलब क्या कि भारत से जितना फॉरेन ट्रेड होता था ना बेटा, भारत से जितना फॉरेन ट्रेड होता था, विदेशों के साथ जितना भारत का व्यापार था, उसका टोटल बिजनेस का 50% तो ब्रिटेन के साथ। मतलब भारत से जितना फॉरेन ट्रेड होता था ना, उसका आधा तो किसके साथ होता था? ब्रिटेन के साथ। और बाकी आधा उन्होंने दूसरे देशों के साथ करने की हमें परमिशन दी। मतलब कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज हो गई, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ बाकी का आधा फॉरेन ट्रेड किया जाता था। बाकी का आधा फॉरेन ट्रेड जो था वो मुख्य रूप से ईरान, श्रीलंका, चाइना और एक आध और कंट्री। मतलब जितना फॉरेन ट्रेड हो रहा है उसका आधा तो ब्रिटेन के साथ और बाकी आधा इन देशों के साथ करने की परमिशन दी थी। तो आप बताओ कि टोटल फॉरेन ट्रेड का आधा अगर ब्रिटेन के साथ है तो उन्होंने मोनोपोली कर रखी है फॉरेन ट्रेड के ऊपर, बराबर है। तो ये स्थिति उस समय थी। इसमें एक चीज और आप डाल सकते हो कि इस चूंकि इंडिया से ब्रिटेन के साथ लगभग 50% फॉरेन ट्रेड हो रहा था, तो यहाँ से ब्रिटेन रॉ मटेरियल पहुंचाना, वहां से फिनिश गुड्स यहाँ लाना, तो पहले क्या होता था बेटा, जहाजों के साथ ही आता था, शिप से। तो शुरुआत में जब ये ब्रिटेन के साथ ट्रेड जितना होता था ना, वो ब्रिटेन से इंडिया लाने के लिए थ्रू अफ्रीका होते हुए शिप आया जाया करते थे, क्योंकि रूट नहीं था, बराबर है। बाद में स्वेज कैनाल खोल दी गई, एक नहर है जिसका नाम है स्वेज कैनाल। बाद में स्वेज कैनाल खोलने के बाद ब्रिटेन और इंडिया के बीच शिप्स का आने जाने का एक बहुत बढ़िया रूट मिल गया था। बहुत ही इकोनॉमिकल रूट था, सस्ता और सीधा सीधा फटाफट कम टाइम कंज्यूम होता था। माल लाना ले जाना आसान था, सस्ता था क्योंकि रास्ता पास का हो गया था। तो स्विस कैनाल खुलने के बाद इंडिया और ब्रिटेन के बीच, मतलब विशेष तौर से उन्होंने स्विस कैनाल खोली थी ताकि इंडिया और ब्रिटेन के बीच जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है वो फॉरेन ट्रेड और आसान हो सके, बहुत स्मूथली हो सके। तो ऐसा कभी बाई चांस आ जाए कि स्विस कैनाल के थ्रू फॉरेन ट्रेड के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखी है, तो आप ये लिख सकते हो कि स्वेज कैनाल खुलने के पहले इंडिया और ब्रिटेन का ट्रेड थ्रू अफ्रीका होता था, जो कि एक अपन बोले कि एक्सपेंसिव रूट था, टाइम कंज्यूमिंग रूट था। शिप्स को आने जाने के लिए अफ्रीका के थ्रू होते हुए आना पड़ता था। बाकी स्वेज कैनाल खुलने के बाद इंडिया और ब्रिटेन का बीच का जो ट्रेड के लिए रास्ता था वो बहुत आसान हो गया, स्मूथ हो गया। तो अब यहाँ से वहाँ माल भेजना और वहाँ से माल यहाँ मंगाना बहुत ही इकोनॉमिकल हो गया, कम टाइम कंज्यूमिंग हो गया था। बोलो बात समझ में आ गई क्या ये वाली? सबको जल्दी बोलो फटाफट। सेकंड पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, चलिए पढ़ रहा हूँ मैं बुक से, देखें हम। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन ए मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। उन्होंने अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर मोनोपोली कर रखी थी। बस हमारे देश के साथ ही आपको करना पड़ेगा, आधा बिजनेस तो उनके साथ ही होता था। ऐसे मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। आधा से ज्यादा बिजनेस फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन के साथ होता है। वाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद फ्यू अदर कंट्रीज, चाइना, श्रीलंका, ईरान वगैरह। ये 2-3-4 देश और थे जिनके साथ फॉरेन ट्रेड और इंडिया का होता था। आगे क्या लिख रहे हैं? द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869 served as a direct route for the ships operating between India and Britain। अभी जैसा मैंने बताया
कि 1869 स्वेज कैनाल खुलने के बाद इंडिया और ब्रिटेन के बीच शिप के आने जाने के लिए एक सीधा सीधा रास्ता और मिल गया था, जो कि आसान था और इकोनॉमिक था। ठीक है, तो बेटा इसमें जो हालांकि लगी हुई अंडरलाइन, स्वेज कैनाल कब खुली थी? 1869 में। ये एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है, अंडरलाइन लगी हुई है ना उस पर। मिल गई सबको? ये ईयर आ सकता है ना एमसीक्यू में। ठीक है, ध्यान रखिए। ध्यान दीजिए। तीसरा पॉइंट है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश। ध्यान से सुनना बच्चों। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल का मतलब है कि भारत की जितनी धन संपत्ति थी वो सारी की सारी कहाँ पहुंचा दी? ब्रिटेन में पहुंचा दी। मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेन में भर भर के पहुंचा दी, उसका एक तरीका था। क्या तरीका था वो अपने को यहाँ समझ में आएगा। मेन जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि भारत जो भी कमाता था, भाई भारत की जमीन से जो भी चीज पैदा होती और उसको बेचकर जो कमाई होती, कायदे से वो भारत में ही खर्च होनी चाहिए ना। बोलो, अगर वो भारत में ही खर्च होती तो भारत का पैसा भारत में ही रहता है कि नहीं? जल्दी बोलो। भले ही शासन उनका था, बाकी अगर भारत की जमीन से जो चीजें पैदा हुई उसको बेचकर जो पैसा आया, अगर वो भारत में ही खर्च होता तो बताओ भारत में आज डेवलप होता कि नहीं? अगर वो उस पैसे को इंडिया में ही खर्च करते, इंडिया के फायदे के लिए खर्च करते, यहीं पे इंडस्ट्रीज लगाते, यहीं पे सड़कें बनाते, यहीं पे रेलवे लाइन डालते, यहीं पर पोर्ट्स बनाते, तो वो पैसा इंडिया में ही रहता। आज आज़ाद होने के बाद भी वो सब चीज़ें तो यहीं रहती। पर उन्होंने क्या किया पता है? कि कमाया तो भारत से, बाकी उसको खर्च किया खुद के लिए। तो वो पैसा कहाँ पहुँच गया? सारा उनके पास पहुँच गया। कमाया भारत से और खर्च किया खुद के ऊपर, तो वो सारा पैसा विदेश में गया। ये तरीका था उनका भारत की धन संपत्ति को विदेश में पहुंचाने का, आप खुद के पास पहुंचा। ठीक है, देखो ये काम वो 3 तरह से करते थे। क्या कैसे करते थे? 3 तरह से, ध्यान से समझिए। पहला तो क्या, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, इन तीनों पॉइंट के पहले एक चीज बता रहा हूं। इंडिया और ब्रिटेन के बीच जो फॉरेन ट्रेड होता था, ध्यान सुनना, उसमें मान लो कि ये इंडिया है और ये ब्रिटेन, तो यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन माल गया, वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक्सपोर्ट किया, और ब्रिटेन से यहाँ जो माल आया वो हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, ध्यान सुनो। पहली बात तो ये कि इंडिया से ब्रिटेन एक्सपोर्ट हो रहा है और ब्रिटेन से यहाँ जो आ रहा है, मतलब हम इंडिया वाले हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमेशा उस समय एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था, इंपोर्ट कम होता था। पहली बात, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था, इंपोर्ट कम होता था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सब कुछ। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था, मान लो 5,000 रुपये का हमने यहाँ से माल 1,000 रुपये का एक्सपोर्ट किया, ठीक है, और वहाँ से इंपोर्ट किया 600, ठीक है। तो बताइए हमें 400 रुपये क्या करना है, बताओ, ब्रिटेन से लेना है कि नहीं? बोलो, इंडिया ने 400 रुपये वहाँ से लेना ही नहीं लेना? ठीक है, अब ध्यान सुनिए क्या होता था। यूं कह सकते हो कि इंडिया ने क्या करिए, 400 रुपये फॉरेन ट्रेड से कमाए। ठीक है, पहली बात ये जो केस है कि जिसमें एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, इसको कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सपोर्ट सरप्लस। ठीक, अब ध्यान समझिए, इंडिया से एक्सपोर्ट ज्यादा होता था ब्रिटेन, और ब्रिटेन से यहाँ इंपोर्ट होता था कम। अर्थात
इंडिया को हमेशा उनसे पैसा लेना रहता था, या इंडिया यूं कह सकते हो कि इंडिया ने ये पैसा ब्रिटेन से कमाया, ठीक है। अब जब इंडिया ने ये पैसा ब्रिटेन से कमाया तो ये पैसा अगर इंडिया पे ही खर्च हो जाता तब तो ये पैसा इंडिया में ही रहता। बोलो यस और नो। जल्दी बताओ, है ना। 1000 रुपए का माल हमने उनको दिया, उनसे 600 का तो ले लिया, तो 600 तो बराबर। अब ये जो 400 रुपए हैं, ये जो कि इंडिया ने कमाए, अगर ये 400 रुपए इंडिया में खर्च हो जाते तो बताओ इंडिया ने दिया भी 1000 और इंडिया को भी 1000 मिल जाता कि नहीं? जल्दी बताओ। 1000 का माल दिया, 600 का तो ले लिया, है ना। और 400 रुपए जो इंडिया ने कमाए अगर इंडिया में ही खर्च हो जाते तो ये 400 रुपए भी इंडिया में ही रह जाते कि नहीं? यस और नो। आपको बात पहुंच रही है कि नहीं? है ना। पर क्या होता था, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट उनकी थी ब्रिटिशर्स की, तो ये जो 400 रुपए इंडिया ने कमाए ना, ये 400 रुपए वो खुद के लिए यूज करते थे। खुद के लिए कहाँ कहाँ यूज करते थे? ध्यान से देखिए। पहली तो 2 कहाँ यूज करते थे उसके बाद बताओ, ठीक है। पहला तो ब्रिटेन में जो उनके ऑफिसेस चलते थे ना, ब्रिटेन में जो उनके ऑफिसेस चलते थे, विदेश मतलब ब्रिटेन में जो उनके ऑफिसेस चलते थे ना, तो वहां पर कोई भी एम्प्लॉयज वगैरह रहे होंगे तो उनको सैलरी वगैरह देने में यूज करते, तो वो पैसा वहां पहुंच गया वापस, बराबर है। ब्रिटेन में उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस थे उनको सबको चलाने के लिए इस 400 रुपए का यूज होता, तो पैसा वहां पहुंच गया, बराबर। दूसरा, ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स, एक मिनट बेटा, हाँ बेटा, कोई विशेष बात तो नहीं है? हाँ कर। चलिए, इसके अलावा ब्रिटिशर्स द्वारा जो वॉर्स लड़े जाते थे, जो युद्ध वगैरह वो लड़ते थे, उनके द्वारा लड़े गए युद्ध में जो खर्चा होता था ना, उस खर्चे के लिए भी वो इस 400 रुपए का यूज करते थे। तो कमाया तो इंडिया से और खर्च कर दिया खुद पर, तो बताओ भारत की संपत्ति उन तक पहुंच गई कि नहीं? बोल। हाँ तन्मय, क्या पूछना है बेटा? तन्मय क्या पूछना चाहते हो? बोलो वापस, अनम्यूट होके बोलो। सर वो एग्जांपल एक बार रिपीट कर दो। कौन सा वाला? सर वो ये 400 और मतलब 600 वाला। अच्छा ठीक है, देखो आप, इंडिया और ब्रिटेन, इंडिया से 1000 रुपए के गुड्स वहाँ एक्सपोर्ट हुए और ब्रिटेन से हमने इंडिया में 600 रुपए के गुड्स इंपोर्ट कर लिए। तो 1000 का माल भेजा, 600 का माल ले लिया, है ना। तो 1000 में से 600 तो कवर हो गए। अब बाकी 400 रुपए हमें इनसे और लेना है ब्रिटेन वालों से। ये 400 रुपए एक्सपोर्ट सरप्लस कहलाता है, पहली बात। ये 400 रुपए हमने कमाए, बराबर है। अब ये जो 400 रुपए हमने कमाए हैं, ध्यान से सुनना, इधर थोड़ा सा सभी बच्चे ध्यान से देख लो। यहाँ से 1000 रुपए की चीजें जा रही हैं, 600 की वापस आ रही है ना। अब ये जो 400 रुपए हम उनसे लेंगे, अगर ये 400 रुपए जो हम उनसे लेंगे ना और बचे हुए, ये 400 रुपए अगर इंडिया में खर्च हो जाते, अगर ये 400 रुपए इंडिया में खर्च हो जाते, तो बताओ 600 का तो मान ले लिया और 400 रुपए इंडिया में हो गए, तो 1000 का दिया, 1000 का वापस इंडिया में आ जाता कि नहीं? यस और नो? सर तो वो मतलब 1000 का माल अपन ने दिया और 600 का लिया, तो फिर 400 और लेना है ना।
हाँ अब ये जो 400 रुपये अपन ने लिए, अगर ये 400 रुपये इंडिया पे, अब यहाँ पर उस समय शासन किसका था? सर उन लोगों का। तो वो अगर ये 400 रुपये इंडिया वालों को, अपन को जो 400 रुपये उनसे लेने हैं, ये 400 रुपये लेकर अगर ये इंडिया में ही खर्च कर दे तो वो इंडिया के डेवलपमेंट पर, तो इंडिया के पास से 1000 का गया और 1000 के वापस इंडिया में आ जाता है कि नहीं बताओ? यस सर। बाकी वो क्या करते थे कि 1000 का गया, 600 का तो चलो आ गया, और 400 रुपये जो वहां से आते थे ना, वो 400 रुपये इंडिया के डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करते थे, बल्कि वो 400 रुपये खुद के खर्चों के लिए यूज कर लेते, तो ये पैसा वापस वहां पहुंच जाता था। अभी क्लियर हुआ क्या? तो वो आ जाते थे मतलब 400 बाद में? नहीं, लेते तो थे। अरे भाई 1000 का गया, 600 का माल आ गया, बाकी के 400 रुपये आ गया, वो 400 रुपये कायदे से इंडिया में रहने चाहिए कि नहीं पहले वो? हाँ सर। ओके, अब बाकी यहाँ पर उनका रूल था ब्रिटिशर्स का, तो ये 400 रुपये वो लेने के बाद इंडिया में नहीं खर्च करते थे, ये 400 रुपये उनके खर्चों के लिए यूज करते थे। जैसे कि वहाँ के जो ऑफिस के खर्चे थे ना, उनके ब्रिटेन के ऑफिस के खर्चे, वहाँ पर उन खर्चों को पूरा करने के लिए अंदर ये 400 रुपये यूज हो गए। तो आप मुझे बताओ कि 400 रुपये वो ब्रिटिशर हूँ मैं, है ना, मान लो 400 रुपये मैंने ब्रिटेन से लाया, पर वो इंडिया में नहीं रखे, वो 400 रुपये में वापस ब्रिटेन में ही वहाँ के एम्प्लॉयज को सैलरी वैलरी देने में खर्च कर दी, तो 400 इंडिया में कहाँ रहे, वो 400 तो ब्रिटेन पहुंच गए ना। अच्छा सर, वो लाके मतलब वापस उधर सैलरी दे देता था। अभी क्लियर हुआ? यस सर। है ना? और या फिर उनके वार एक्सपेंसेस में उसको यूज कर लेते थे। ब्रिटिशर्स कई सारे युद्ध वगैरह जो लड़ते थे ना, उनके युद्ध में जो खर्चे होते थे, उन खर्चों के लिए उस रुपए का यूज कर लेते थे। तो क्या हो रहा था कि धीरे धीरे यहाँ का पूरा मामला वहाँ शिफ्ट होता जा रहा था, यहाँ की जो धन संपत्ति थी भारत की, वहाँ पहुँचती जा रही थी। अभी क्लियर हुआ कि सब बच्चों को बताओ जल्दी से? ठीक है, ये तरीका था उनका। और तीसरा जो पॉइंट है वो इससे रिलेटेड मामला नहीं है, वो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ये थोड़ी और कठिन बात है, ध्यान से सुनना, कि जो ब्रिटेन से वो इंपोर्ट करते थे ना, है ना, ब्रिटेन से जो 600 की चीजें इंपोर्ट करते थे ना, उसमें भी इनविजिबल आइटम इंपोर्ट करते थे। इनविजिबल आइटम ज्यादा इंपोर्ट करते थे। अब इनविजिबल आइटम मतलब क्या, समझा रहा हूँ, गौर करना। जैसे अपन ने 1000 का माल पहुंचाया, 600 का वहां से इंपोर्ट किया, पर ये जो 600 का इंपोर्ट करते थे ना, इसमें मान लो इन्होंने 300 रुपए की तो गुड्स इंपोर्ट करे और 300 रुपए की सर्विसेज इंपोर्ट करे। 300 की गुड्स इंपोर्ट करे, 300 की सर्विसेज इंपोर्ट करे। अब ध्यान सुनो, ये 1000 का माल यहाँ से गया है ना, ये माल है, ये वहां गया, तो बताओ जो माल जा रहा है गुड्स, वो तो विजिबल आइटम है, देखी जा सकती है, छुई जा सकती है, महसूस की जा सकती है, यस और नो? ठीक है, वहां से 600 का इंपोर्ट करा, उसमें गुड्स 300 के ही हैं, तो अपन ने यहाँ से पूरे 1000 के गुड्स पहुंचाए, वहां से 300 के गुड्स आ गए। तो देखी छुई जा सकने वाली चीज, फिजिकल आइटम, यहाँ से गई 1000 की, वहां से आई सिर्फ 300 की, बाकी 300 की हमने वहां से सर्विसेज इंपोर्ट करी। अब आपको थोड़ा सा सुनने में समझने में कठिन पड़ सकता है, सर्विस कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। सर्विस का इंपोर्टेशन ऐसे होता है, एक अलग से उदाहरण देकर बता रहा हूं, कि जैसे, ध्यान सुनना, मुझे, गौर करना बच्चों, मुझे अपना मकान बनवाना है, ठीक है, उसके लिए मैंने कोई फॉरेन में रहने वाला जो आर्किटेक्ट है उससे कांटेक्ट किया कि आप मेरे को साहब मेरे मकान का नक्शा बनाकर भेज दो, ठीक है। अब उसने क्या करा, अब तो कंप्यूटर का जमाना है, नक्शा बनाकर कंप्यूटर पर मुझे सेंड कर दिया। इसके लिए मैंने उसको 50 लाख रुपए दिए। अब बताओ, उसने मुझे जो दिया वो सर्विसेज है कि नहीं, है ना? क्या उसका फिजिकली देखा जा सकता है उसे?
नहीं देखा जा सकता। तो उसने तो मुझे, मैंने उससे ली तो क्या इनविजिबल चीज, और दिए तो एक्चुअल करेंसी, दी तो एक्चुअल करेंसी। या चलो करेंसी भी नहीं, मान लो कि मैंने उसको यहाँ से 50 लाख रुपए का सोना भेजा, गोल्ड भेजा, तो मैंने तो भेज दी कैसी आइटम, विजिबल आइटम, और ली मैंने इनविजिबल आइटम। तो वैसे ही उस समय भी हो रहा है, 1000 रुपए के गुड्स यहाँ से जा रहे हैं, 600 का वहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है। तो जो इम्पोर्ट हो रहा है ना, उसमें गुड्स तो 300 के ही हैं, तो 1000 के गुड्स की जगह 300 के गुड्स इंडिया में आ गए, चलो, और बाकी 300 की सर्विसेज है। तो सर्विसेज तो क्या कुछ है ही नहीं ना, उनको देखा छुआ तो जा ही नहीं सकता, तो वो तो 300 की तो सर्विस है, इनविजिबल आइटम है। तो वास्तव में जो इंडिया में हमेशा रह सके ऐसी चीजें तो 300 की है कि नहीं बताओ, जिसको देखा छुआ जा सकता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, ध्यान सुनना, अपन ने यहाँ से 1000 के गुड्स भेजे, वहां से 300 के गुड्स आए, ठीक है, और 300 की सर्विसेज है। सर्विसेज जो 300 की है वो तो देखी छुई नहीं जा सकती है ना, और जो 400 रुपये अपन ने उनसे लेना थे वो भी अपने ऊपर ब्रिटिशर्स ने खुद पे खर्च कर लिए। तो अब मुझे बताओ, अगर समझ में आया है तो हमारे यहाँ से वहाँ कितने रुपए की चीज़ें चली गई, हमारे यहाँ से वहाँ कितने की चीज़ें चली गई, कितना धन संपत्ति इंडिया का विदेश पहुँच गया? 700 रुपये। आया बच्चों समझ में? ये ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, आप उसको ऐसे सोचो, मेरे आप देखो, आपके लिए उदाहरण बनाया तो आपको अच्छा लगेगा। सुनना इधर, आपका घर और पड़ोसी का घर दोनों पास पास, पड़ोसी के घर में एक आम का पेड़, उस पेड़ के ऊपर, उस पेड़ को देख रेख करना, उसमें पानी डालना, खाद डालना, ये सब काम करे पड़ोसी। आम का पेड़ उगा तो वो आपकी तरफ भी थोड़ा बहुत, तो आपके तरफ आम गिर गए, बराबर। वो आम आपने बाजार में बेच के आप कमा गए। तो मुझे बताओ, उसकी वेल्थ आपके पास पहुंच गई कि नहीं? जल्दी बताओ। आपका अधिकार थोड़ी ना भाई, जो चीज पैदा हुई उसके गार्डन में तो वो उसकी है ना, तो जो चीज पैदा हुई इंडिया में वो तो इंडिया की है। तो उतना को अगर इंडिया वो चीज बाहर बेच रहा है तो उतनी की उतनी बाहर की पैदा की हुई चीज इंडिया आनी चाहिए, वो आ नहीं रही। तो भारत की वेल्थ वहां पहुंचती जा रही है कि नहीं? जल्दी ऐसे समझ में आ गया? अभी तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? सभी को? चलिए, तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए उस समय फॉरेन ट्रेड की स्थिति ये थी। 3 पॉइंट के जरिए अपन ने समझा। क्लियर है सबको? अब जो लास्ट वाला पॉइंट है वो मैं पढ़ के एक बार आपके सामने रख देता हूँ, ताकि आपको जब घर पे पढ़ो तो अक्सर हमारे यहाँ ये राजा खेत को रोकते नहीं थे, ये सब कर, अरे यही तो लफड़े हैं, अपने यहाँ के रगड़े ही हैं राजा, कि अपने यहाँ के लोग क्या खुद ही आपस में लड़ते रहते। क्या अपन यही तो शुरू से लफड़े हुए। तो अपन ने सुना भारत सोने की चिड़िया थी, सुना है आप लोगों ने? भारत सोने की चिड़िया थी, ये तो सुना होगा ना सबने। मतलब भारत के पास तो बेटा आज भी, सुनो इधर मेरी बात सुनो, भारत के पास तो आज भी सोने की चिड़िया का मतलब ऐसा नहीं कि सोना रहा होता है। सोने की चिड़िया का मतलब होता है क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब नदी, पहाड़, वन वगैरह ये सब, और इनसे बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स। भारत सोने की चिड़िया थी। आज भी इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज का अकुत भंडार, और
दो चीज़ें देखो, मेरी बात सुनो, आप बात चलिए है 2-4 मिनट का आपको सुनने का मन, जनरल नॉलेज बोलो पहले तो, यस नो बोलो, नहीं तो मैं किताब पढ़ा दूँ वापस। सुनो, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ दो चीज एक्चुअल है, एक नेचुरल रिसोर्सेस और एक ह्यूमन रिसोर्सेस। एक जो नेचर हमें देता है और एक जो मनुष्य हमें देता है, ये दो चीज बेसिक है। बाकी वो जो भी चीजें आप देखते हो ना, वो सब इन्हीं का कन्वर्टेड फॉर्म होती है, वो सब बाकी सब चीजें इन्हीं का ही कन्वर्टेड फॉर्म होती है। सोच के देखो, 2 मिनट सोचो तो आपको ये बात का समझ आ जाएगा कि वास्तव में तो बस ये दो ही चीजें रिसोर्सेस के नाम पे। आप कोई भी चीज देख लो, उसके अलावा इन दोनों के अलावा भाई या तो नेचर से मिलेगा कुछ, या और मनुष्य से क्या मिलता है, उसका परिश्रम, उसकी मेहनत। ये दो चीज बेसिक है, जहां से है ना, ये मनुष्य नहीं बना सकता, समझ रहे आपको। बाकी सारी चीजें कन्वर्टेड फॉर्म, बाकी सारी चीजें कन्वर्टेड फॉर्म। ये किताब ले लो, ये पेन ले लो, कुछ भी चीज अपने आसपास जमाने भर के आपके रूम में हजारों आइटम बिखरी हुई पड़ी होंगी, वो सारी चीजें इन्हीं दो चीजों का कन्वर्टेड फॉर्म। और आज की तारीख में इंडिया इन दोनों चीजों से भरपूर भरा हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज भी इंडिया के पास अकूट है, और ह्यूमन रिसोर्स तो आज की तारीख में बहुत जबरदस्त है। 130 करोड़ जनसंख्या, और वो भी 130 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है, वो भी यंग पॉपुलेशन। चाइना की पॉपुलेशन बेटा बूढ़ी हो रही है, चाइना की पॉपुलेशन बूढ़ी है, वहाँ की 75% 80% पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं है, कंजम्पशन करने वाली पॉपुलेशन है, कंज्यूम करने वाली है, खाएगी, उत्पादन नहीं करेगी। और भारत की करीब करीब 65% पॉपुलेशन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो भारत की जो पॉपुलेशन है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज को और नेचुरल रिसोर्स, इन दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है इन दोनों का। अब आप ये मत समझना कि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से बोल रहा हूँ, बाकी इन दोनों चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस है, वो इस संसार को दिखाने वाला बंदा नरेंद्र मोदी, जो 2014 से उसने दिखाना चालू किया। और उसके दिखाने से बाकी पूरा वर्ल्ड, आपने महसूस किया होगा, मुझे पता नहीं आप न्यूज़पेपर कितना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, बाकी आपने देखा होगा कि उसके इम्पोर्टेंस जताने से बाकी सारे विश्व के देश, भारत भी है कुछ, ये मानने भी लगे हैं। और नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरे हैं पिछले 6-7 साल। अब अपने को इस पे नहीं जाना है बेटा, ये ध्यान रखना, कोई बीजेपी कांग्रेस में मत उलझ जाना फालतू की पिच्ची चीज़ों पर। मैं ये नहीं कहना चाहता आपसे, मैं कोई बीजेपी या कोई अपना सीधा गणित रखूँ कि हम जिस देश में रहते हैं, सीधी बात है, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमारी वफादारी होनी चाहिए, उस देश के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए। मुख्य बात ये है। वो कौन करता है, ये कोई मैटर नहीं। कांग्रेस के ज़माने में इंदिरा गांधी एक लीडर थी जो थोड़ी बहुत बेटा, हाँ ध्यान रखें, जो थोड़ी बहुत इंडिया का स्थान क्या है ये संसार को बताने में कैपेबल थी। एक लाल बहादुर शास्त्री थे, गिने चुने लीडर रहे। और अब 2014 से नरेंद्र मोदी, जो अपने को इससे लेना देना नहीं बेटा। आप फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप में से हो सकता है कि कोई किसी चीज़ को, किसी पार्टी को बिलोंग करे, कोई, मेरे को इससे लेना देना नहीं है, और ना हम उस तरह की बातें करें। हमको थोड़ा सा ब्रॉड सोचना है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये छोटी चीज़ें छोटे लोग सोचते हैं, बड़ी जब हम पढ़े लिखे हैं तो हमें सोचना भी बड़ा चाहिए। मैं आपसे बस ये एक मेरी रिक्वेस्ट कि तुच्छी चीज़ों में मत उलझना कभी जीवन में, कि तू इस पार्टी का और मैं इस पार्टी का, और ये हाँ, जो देश के लिए अच्छा हो वो होना चाहिए, बस बात ही थी। क्योंकि अल्टीमेटली आप इस देश के वजह से, आप इस कंट्री के वजह से, अगर
देश विकास नहीं करेगा, अगर कंट्री का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो आपका डेवलपमेंट संभव नहीं है। आप ये बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ते हो कि ऑर्गेनाइजेशन अगर गोल अचीव नहीं करेगी तो आपके इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव नहीं हो सकते। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कौन कर रहा है, किस पार्टी का है, ये सब गया अलग, छोड़ो फालतू बातें। ये जिन छोटे लोगों के दिमाग की है बातें उन तक रहने दो। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कम से कम जब हम पढ़े लिखे होते जा रहे हैं तो कि हम जिस कंट्री, मुझे जीवन भर इस कंट्री में रहना है, तो ये कंट्री डेवलप करेगी, ये कंट्री अच्छा करेगी तो मेरा डेवलपमेंट है। अगर बहुत स्वार्थी बन के भी सोचे तो वैसे तो देश का विकास ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है अगर हम थोड़ा सा और ब्रॉड माइंड करें तो। पर चलो थोड़ा सा अपन सेल्फिश भी हो जाएं तो भी ये बात सीधी समझ में आती है कि भाई किसके लीडरशिप में होता है, इट्स नॉट मैटर। अगर मेरी कंट्री डेवलप करेगी तो मेरा डेवलपमेंट होगा, ये मेन मुद्दे की बात है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो हमेशा जीवन में जब भी सोचो। तो आज की तारीख में इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, ये 2014 के बाद संसार को बताया गया, समझाया गया, उसके आधार पर लोगों के साथ डील की गई। उसके पहले तो हम हाथ जोड़े खड़े रहते, सीधी बात है बेटा, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। अगर थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो, है ना, ये मैं ये नहीं कह रहा। बाकी 2014 से वर्ल्ड लीडर के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करना शुरू किया और इंडिया का इम्पोर्टेंस क्या है ये बताना शुरू किया। खैर, तो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है और नेचुरल रिसोर्स, ये बेसिक रिसोर्सेज बस दो तरह के होते हैं। बाकी सारी चीजें इनके कन्वर्टेड फॉर्म होती है, बाकी सारी चीजें कन्वर्टेड फॉर्म होती है, बराबर है। तो भारत सोने की चिड़िया था, मतलब उस समय इंडिया में इतने नेचुरल रिसोर्सेज थे जिनका पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने ब्रिटेन के लिए किया। बात समझ में आ गई? सोने की चिड़िया का मतलब ऐसा नहीं कि सोना था, सोना तो था ही और वो आज भी है, क्योंकि हमारे राजा महाराजाओं के पास सोने चांदी के भंडार हुआ करता था, वो तो अलग मैटर है। बाकी नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा थे, उन नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ही ब्रिटिश लोग यहाँ आए थे। आप सोचो, रॉ मटेरियल यहाँ से वहाँ जा रहा था ना, बोलो अपन ने पढ़ा है ना, जो यहाँ के खेतों से उपजा हुआ रॉ मटेरियल वहाँ जाता था। तो अगर यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ नहीं जाता तो क्या इंडस्ट्री के तो ताले लग जाते थे, वहाँ के इंडस्ट्री के ताले लग जाने वाले थे। क्या कर लेते, कन्वर्ट करोगे ना भाई, तुम इंडस्ट्री में कन्वर्ट करोगे चीज़ों को ना, पर प्राइमरी चीज़ तो हमारे पास है। तो जिसके पास प्राइमरी चीज़ है जो नेचर से आती है वो हमेशा मजबूत रहना है ना, क्योंकि उसका आपके पास ऑप्शन नहीं है, उसका किसी और के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो तो नेचर ही दे रहा है। तो नेचर जहाँ है वहीं से मिलेगा, ये रहता। चलिए, तो आज हमने ये फॉरेन टैक्स से रिलेटेड बात पढ़ी। 2-3 मिनट का ब्रेक रखते हैं, 2-3 मिनट वापस मिलते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ में जो आगे के प्रिंसिपल्स हैं उस पर। थैंक यू बच्चों।